नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऊष्मा का स्थानांतरण। एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है आपका गर्म से ठंडे की ओर। ये बात हमने पढ़ ली थी। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि ठोस में जो स्थानांतरण है वो उसके कणों के माध्यम से होता है। भी एक कण गर्म होता है, फिर वो अपनी जो ऊष्मा दूसरे कण को देता है, फिर तीसरे को। इसी प्रकार उसमें क्या है कि गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं वो ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, और जो आसानी से नहीं गुजरने देते वो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। उसके अलावा हमने एक टॉपिक किया था कि हवा ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये चीजें हमने पीछे पढ़ ली थी। और जो आपने एक कंडीशन और पढ़ी थी, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी हवा की। जब हम हवा को गर्म करते हैं तो हवा क्या है, फैलती है। ये चीज हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। जैसे आपकी हवा गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है, तो क्या द्रव भी ऊपर की ओर उठेंगे या फिर नहीं उठेंगे। तो चलिए भी, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि 500 ml का एक बीकर लेना है, उसमें आपको जल को गर्म करना है। एक नली की सहायता से पोटासियम परमैंगनेट का एक कण बीकर की तली के मध्य में रख दीजिए। भी किसका, पोटासियम परमैंगनेट का, याद रखना एक्सपेरिमेंट में भी। और जो साथी अध्यापक देख रहे हैं, यदि आपको ये चीजें उपलब्ध हैं तो आप जरूर एक्सपेरिमेंट करवा के देखिए भी बच्चों को। ये एक मोमबत्ती को बीकर के ठीक मध्य तली में रखिए। जल में रंगीन धारी की चाल का निरीक्षण कीजिए। भी जो आपकी जल में क्या है, एक रंगीन धारी है, आपको इसका निरीक्षण करना है भी। ठीक है, ये पोटासियम परमैंगनेट है ना, तो इसमें एक रंगीन धारी इस प्रकार से आएगी। वो चीजें आपको बताएगी क्या चीजें घटित हो रही हैं भी। जैसे ही आप उष्मा देते वैसे ही रंगीन धारी ऊपर उठने लगती है और वह किनारों से नीचे आती है भी। फिर वह किनारों से क्या आती है, नीचे आती है इस प्रकार से भी। यहां से उठने लगेगी, इस प्रकार से ये आएगी भी। जल की रंगीन धारी मध्य से ऊपर क्यों उठती है भी, मध्य से वो ऊपर क्यों उठती है, एक ये क्वेश्चन है। और किनारों से नीचे क्यों आती है, बीकर की तली के जल को उष्मा मिलती है और जिससे जल गर्म होकर फैलता है और हल्का होकर ऊपर की ओर उठता है। बीकर के किनारों का जल तुलनात्मक रूप से ठंडा व भारी होता है। यह नीचे आता हुआ जल के ऊपर से उठते हुए जल का स्थान ले लेता है। यह जल भी गर्म होकर बाद में ऊपर उठता है। अब देखिए क्या चीज हुई, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको वैसे समझ में नहीं आएगी। टीचर भी कहता है कि पढ़ाओ बच्चों को भी ध्यान से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में, यहाँ ये बीकर था आपका। आप कहेंगे सर हाँ कोई दिक्कत नहीं, बीकर था। तो हमने क्या किया था, जब नीचे से इसको गर्म किया ना, तो ये जो पोटासियम परमैंगनेट है इस प्रकार से जब हमने गर्म किया तो ये इस प्रकार से उठेगी। मान लो जग यहाँ तक भरा है और फिर ये किनारों के माध्यम से नीचे होकर इस प्रकार की आकृति बनेगी भी। आप कहेंगे सर ये ऐसे क्यों जा रही है भी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले जब आपने इसको गर्म किया था यहाँ मोमबत्ती की सहायता से, तो क्या हुआ, ये हिस्सा गर्म हुआ, जल के नीचे वाला। ये जल जब गर्म हुआ तो ये ऊपर की ओर गया। अभी क्या गया, ऊपर की ओर गया। और ऊपर की ओर यहाँ जल क्या था, ठंडा था। अब वो यहाँ जल की मात्रा कम हो गई, जल के कण क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ कौन सा जल आएगा, आप कहेंगे सर स्थान लेने के लिए ठंडा जल आएगा। तो ठंडा जल कहाँ पर है, आप कहेंगे सर ठंडा जल तो आपका ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला जल तो आपका सबसे पहले गर्म होगा, क्योंकि आपने जो उष्मा दे रहे हैं वो नीचे से दे रहे हैं। तो ये आपका गर्म हुआ, गर्म होकर जो आपका यहाँ पे तो था आपने ये आपका परमैग्नेट, तो यहाँ पे गर्म हुआ। ये हमने क्यों डाला, सिर्फ ये देखने के लिए कि जल भी गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठता है। और यहाँ ये गया और ये ठंडे वाला इस प्रकार से फिर ऊपर चक्कर चलता रहता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। यह चक्कर चलता रहता है जब तक संपूर्ण जल आयतन गर्म नहीं हो जाता। वस्तुतः इस स्थिति में संपूर्ण जल जल के कणों की गति के द्वारा गर्म हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया कहलाती है संवहन। इसमें देखिए भी आपको डिफरेंस, दिमाग
खोल लीजिए। जो आपका सॉलिड था, क्या था, जो आपका सॉलिड था उसमें तो क्या थे, आपके कण एक जगह रहते थे भी। क्या रहते थे, एक जगह रहते थे। वो क्या करते थे कि एक कण दूसरे कण को क्या था, उष्मा दे रहा था। ध्यान से, ये आपकी सॉलिड है भी, क्या सॉलिड, ये कण है भी, ये क्या आपके सॉलिड के कण हैं। इसमें कण आपके नहीं जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जब हम यहां से मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं ना, तो ये कण इसको दे रहा था, ये कण इसको, ये कण इसको। तो जब एक कण से दूसरे कण तक उष्मा का स्थानांतरण होता तो उसको हम बोलते चालन भी। क्या बोलते हैं, चालन। ठीक है। लेकिन जो आपका लिक्विड है उसमें कण ही जगह बदल रहे हैं। क्या है, कण ही जगह बदल रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखना मेरी बात। ये आपका द्रव है भी, क्या है, द्रव है। अब क्या होगा कि हम मान लेते हैं यहां से हमने गर्म करना स्टार्ट किया भी, मोमबत्ती की सहायता से यहां से गर्म करना स्टार्ट किया, तो ये कण गर्म होगा। ये कण क्या होगा, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा और वो यहां पहुंच जाएगा। इसका स्थान लेने के लिए फिर ये कण आ जाएंगे, फिर ये ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि इसमें कण एक जगह नहीं रहते। सॉलिड में एक जगह रहते थे, इसमें एक जगह नहीं रहते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भी, वो चीज आपको समझनी है भी। बात समझ में आई आपको कि सॉलिड में कण एक जगह रहते हैं, जो आपका द्रव है उसमें कण है आपके स्थान बदलते रहते हैं। यह चक्र जब जल का संपूर्ण, यह देखिए, इस स्थिति में संपूर्ण जल जल के कणों की गति के द्वारा गर्म हो जाता है। उष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। इस संवहन के कारण हमें रंगीन धारी की चाल बीकर के अंदर देखते हैं। इसी के कारण क्या होता है, जो क्योंकि कण तो आपके यहाँ पे भी थे ना, देखिए ध्यान से, यहाँ वो रखा हुआ था आपका पदार्थ भी, यहाँ ये पानी के कण हैं। ये क्या है, पानी के कण हैं। जब ये पानी के कण गर्म होंगे, इनके ऊपर ही तो है ये। आप विज्ञान को समझिए कि ये जो हमने पदार्थ रखा था नीले रंग का, ये इसके ऊपर जैसे ही ये उठेंगे ना, तो वैसे वैसे आपका कलर भी उठता जाएगा। क्योंकि जो गर्म कण होंगे वो ये नहीं किसी साइड में से निकल जाएंगे भी। आप जा रहे हैं, आपके आगे और कोई सामने आ गया तो आप उसको भी ले जाएंगे। इसी प्रकार ये कण जब गर्म हुए ना, तो ये इस प्रकार से उस कलर को भी ऊपर उठ जाएंगे। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना भी, आपको आगे बात समझ में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी संवहन कहलाती है। क्या कहलाती है, संवहन भी। ठीक है। जब कणों की गति के कारण, ठीक है, तो उसमें तो क्या हो रहा था चालन में, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि कणों की गति के कारण जब पदार्थ गर्म होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है भी। और सॉलिड में क्या होता है, कण गति नहीं करते, कण तो एक जगह रहते, वो आपका चालन कहलाता है। संवहन में दोनों में मेन अंतर ये है। और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है चीज समझने में कि संवहन क्या है और आपका ये चीज क्या है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वायु की भांति संवहन प्रक्रिया के कारण जल भी गर्म होता है। यहाँ द्रव और गैसों के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तविक गमन के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें कणों का वास्तविक स्थानांतरण होता है भी। जो आपका सॉलिड था, तो उसमें क्या, ये मुझे बताइए, क्या कणों का वास्तविक स्थानांतरण था? क्या कण वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, सॉलिड में कण वहीं पर रहते हैं। जबकि अगर लिक्विड होगा, लिक्विड में क्या होगा कि जिस कण को गर्म होगा, इस प्रकार से ये कण है ना, तो इस प्रकार से ये गर्म होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो जो संवहन है उसमें कणों की गति के कारण गर्म होते हैं। और जो आपका सॉलिड है उसमें एक कण है, वो दूसरे कण को उष्मा का स्थानांतरण करता है भी। और जैसे वायु में भी क्या होता है, आपका संवहन होता है भी। वायु में क्या होता है, संवहन। पानी में क्या होगा, संवहन। आपसे पूछेगा अगर हमें पानी को गर्म करना तो किस विधि के द्वारा होगा, आप कहेंगे सर संवहन के द्वारा होगा, क्योंकि कणों का क्या हो रहा है, गति हो रही है।
अगर आप लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का चालन किस प्रकार से गर्म हो रहा है, किस विधि के द्वारा? आप कहेंगे सर चालन विधि के द्वारा हो रहा है, क्योंकि उसमें कण आपके एक जगह हैं भी। टॉपिक क्लियर? आगे बढ़ जाएं। अब आपका स्थल समीर और समुद्र समीर भी, स्थल समीर और समुद्र समीर है भी। पालदेन सर्दियों के अवकाश में केरल की यात्रा के दौरान समुद्र तट पर जाने के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहता है कि दिन के समय समुद्र तट की रेत समुद्र के जल की तुलना में अधिक गर्म होती है, जबकि रात के समय रेत जल की तुलना में अधिक ठंडी होती है। वैसे तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके। जो समीर है वो सर्दियों में छुट्टियों में घूमने गया था, आपको पता है। उसने एक चीज और बताई भी। उसने एक तो क्या क्या चीजें बताई थी? उसने बताई थी कि जलवायु उष्ण है। उष्ण क्यों है? भूमध्य रेखा से दूर है, ये कारण हमें पड़ चुकी। दूसरा बताया था उसने, वायु क्या है? आर्द्र है भी। आर्द्र मतलब उसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। क्यों था? क्योंकि पास आपका समुद्र था। अब उसने एक बात और बताई भी। पहले बात है दिन की भी। क्या है? दिन की। कि दिन में उसने बताया कि जो आपका मिट्टी है या फिर रेत है भी, क्या है? रेत। कि दिन में रेत तो गर्म है भी। रेत तो क्या है? गर्म है। और जो पानी है समुद्र का, वो क्या है? आपका ठंडा है भी। तीर के निशान से आप समझ रहे दिन की कंडीशन। कि दिन में रेत तो क्या है? गर्म है और पानी ठंडा। और रात है ना, रात जब होती है तो रेत तो क्या मिलती है आपको? उल्टा बता दिया क्या मैंने? हाँ। अ, रात में रेत तो क्या मिलती है आपकी? ठंडी। और पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है भी। दोनों का टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर देखते हैं ना, तापमान देखते हैं, तो ये कंडीशन आपको मिलती है। दिन होता है रेत आपकी गर्म, रात होती है तो रेत आपकी ठंडी। ऐसा क्यों होता है? तो मैम ने ये प्रॉपर्टी आपको बता दी, आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि रेत जल्दी से उष्मा को ग्रहण करती है और जल्दी से आपकी छोड़ती है। ठीक है। जब दिन हुआ तो जब सूर्य निकला तो रेत क्या करेगी? जल्दी से उष्मा को अपने अंदर ले लेगी, अवशोषित कर लेगी। इसका मतलब रेत दिन में क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और रात को क्या होगा? जल्दी से उष्मा को छोड़ देगी तो वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन पानी क्या होता है? न तो जल्दी से उष्मा का ग्रहण करता है, न जल्दी से छोड़ता। कारण आपको समझ में आ गया? तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसको भी। हाँ, विभिन्न वस्तुएं अलग अलग प्रकार से गर्म व अलग अलग प्रकार से ठंडी होती। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से स्थल और जल को कैसे गर्म होते हैं, ये चीजें हम जाने भी। पहले पार्ट में पढ़ चुके हम, लेकिन फिर भी आपको लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक समझाने का मेरा कर्तव्य है भी। दो समान आपको कटोरे लेने हैं। घर पे आपके कटोरे होंगे। एक में आपको जल भरना है, एक में आपको मिट्टी भरनी है। प्रत्येक कटोरे में इस प्रकार से आपको क्या लगाना है? आपको तापमान, जो आपका थर्मामीटर है वो आपको लगाना है अभी। और धूप में रखना है। तो ये देखिए तापमानी का बल्ब जल और मृदा पूरा डूबा हुआ, परंतु कटोरों के तलों किनार आपको क्या करना, ध्यान रखना है कि जो आप ये लगाए ना, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये आपके दोनों कटोरे थे, इसमें मिट्टी है और इसमें क्या है? आपका जल है। आपको इस प्रकार से लगाना है ये तापमान कि ये इसकी जो नोक होती है ना, वो आपकी पानी में डूबी हो और इस कटोरे के टच नहीं होनी चाहिए। अगर कटोरे के टच होगी ना तो कटोरे का तापमान माप लेगी भी। इसी प्रकार मिट्टी वाला है, मिट्टी वाले में भी आपका कटोरे से टच नहीं होनी चाहिए, नोब इसमें डूबी होनी चाहिए। अगर न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रकार से दोनों कटोरों को आप धूप में रख दीजिए। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितना आपका मन करे उतनी देर के लिए इसको रख दीजिए भी। अब आप क्या देखेंगे भी, मध्यम जल के तापमान को प्रत्येक 5 मिनट में मापिए, आंकड़ों को लिखिए भी। तो आप नाप सकते हैं कि दोनों का तापमान कितना बड़ा है और आपको लिखना है भी। ध्यान से देखेंगे, हम मान लेते हैं कि 0 मिनट हुआ था, इसका तापमान 5 डिग्री है। इसका तापमान ही फिलहाल क्या है? दोनों का तापमान बराबर था, 5 डिग्री हमने मान लिया, या फिर 10 डिग्री, जितना भी मान लीजिए भी। आप देखेंगे कि इसका जो तापमान है ना मिट्टी का, जल्दी जल्दी बढ़ेगा
और इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी जल्दी जल्दी गर्म होगी और ये आपका धीरे धीरे गर्म होगा। यहाँ आपको एक्चुअल मापने हो ना, तो आप हाथ से चेक कर सकते हैं, हाथ लगा के 1 घंटे बाद। दूसरा देखना, पानी आपका कम गर्म मिलेगा और आपको क्या करना है, मिट्टी आपकी ज़्यादा गर्म मिलेगी भी। ठीक है, आप देखिए, आप गलियों में कई बार पानी भरा होता है, बीच से नालियाँ वगैरह जाती, नाली आपकी इतनी दूषित भी नहीं होनी चाहिए। आप देखना कि पास वाली जो सड़क है ना, वो तो आपकी बहुत गर्म मिलेगी। जब आप नाली में पैर रख देते हैं कई बार, तो वो ठंडा, क्योंकि पानी ने आपका जो हीट है उसका अवशोषण नहीं किया अभी। तो हम यहाँ पे अपना डेटा भर देना भी, यहाँ पे इसको 6 कर देना, 7 कर देना, 8 कर देना, 9 कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आप कर देना 5 ही है इसका, फिर 6 हो गया, फिर 6 हो गया, इतना इस प्रकार से लिख देना, क्योंकि पानी आपका धीरे धीरे गर्म होगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। जल मृदा के तापमान वृद्धि का आकलन करना, आपने देखना है कि किस प्रकार से तापमान बढ़ा। क्या जल एवं मृदा के तापमान में समान समय में समान वृद्धि हुई? मतलब कि दोनों का जो तापमान था वो सेम बढ़ा भी। सेम कैसे बढ़ा? कि जो मिट्टी का तापमान है वो आपका ज्यादा बढ़ रहा है और जो आपका पानी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि नहीं तो इनमें कौन सा अधिक तीव्रता से गर्म हुआ? कौन सा ज्यादा गर्म होता है? मिट्टी आपकी ज्यादा गर्म होगी। 20 मिनट में जल और मृदा के तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो आप बता सकते हैं कितनी वृद्धि हुई भी। इसका मान लेते जल का 1 डिग्री बढ़ा और इसकी 4 डिग्री बढ़ गई भी। 20 मिनट पश्चात आप पाएंगे कि मृदा का तापमान जल की तुलना में अधिक बढ़ा है, मिट्टी का तापमान ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म होती। यह इंगित करता है कि मिट्टी जल की तुलना में जल्दी से गर्म होती है। वैसे हमें ये पता भी है कि मिट्टी जल्दी गर्म होती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से आप साबित कर सकते हैं कि मिट्टी जल्दी गर्म होती है, क्योंकि आपने बाकायदा जो आपका थर्मामीटर है वो लगा के चेक किया है। तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जल और स्थल में से कौन जल्दी गर्म होगा? आप कहेंगे सर मिट्टी ज्यादा, स्थल है वो जल्दी गर्म होगा। मिट्टी मान लीजिए। क्या मृदा जल की तुलना में शीघ्र ठंडी भी होती? अब हम ठंडा करेंगे भी। अब जल्दी से दोनों को क्या कर लीजिए, छाया में रख दीजिए। क्या कर दीजिए? छाया में रख दीजिए, क्योंकि हम लास्ट वाले टेम्परेचर पर पहुंचते हैं भी। हम मान लेते हैं कि पानी का टेम्परेचर बढ़ के जब हमने गर्म किया 12 डिग्री हो गया था और मिट्टी का 16 डिग्री हो गया था। अब हम इसको ले आए ठंड में भी। कहाँ ले आए? छाया में ले आए, ठंडा करने के लिए। तो 20-25 मिनट या 30 मिनट बाद हमने चेक किया कि जो मिट्टी का तापमान था वो 5 डिग्री है और जो आपका जल का तापमान है वो अभी 9 डिग्री है। मतलब कि मिट्टी आपकी जल्दी गर्म हुई है तो जल्दी ठंडी भी हुई है भी। दोनों काम, पहले ठंडा कौन होगा? मिट्टी। पहले गर्म कौन होगा? मिट्टी। तो यही कारण है भी। आपको मिट्टी की प्रॉपर्टी पता लगी ठंडा या गर्म होने की। अब यही बात आपको बताइए भी, समुद्र तट के पास रहने वाले लोग जल और स्थल के अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होने के कारण एक आनंददायक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय जल की तुलना में स्थल शीघ्रता से गर्म होता है। इस कारण गर्म हवाएं स्थल से ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। समुद्र से स्थल की ओर ठंडी हवा के गमन को समुद्र समीर बोलते हैं भी। समुद्र समीर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात भी। अब यहाँ इस डायग्राम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी भी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भी। पहले हम समीर को समझते हैं भी। दिन का समय है, सूर्य निकल चुका है, अज्यूम कर लो। अब ये यहाँ पे समुंदर है और यहाँ पे क्या है? आपका स्थल है। आप कहेंगे दोनों गर्म होना स्टार्ट हुए, ज्यादा गर्म कौन सा होगा? तो आपके पास जवाब है कि सर स्थल गर्म होगा भी। क्या होगा? स्थल आपका गर्म होगा। स्थल अगर गर्म होगा तो यहाँ इसके साथ में जो वायु है वो भी तो गर्म होगी। आ रही बात समझ में? कि जो स्थल है ना, तो उसके साथ वायु गर्म होगी। अगर वायु गर्म होगी तो इस स्थल के ऊपर जितनी भी हवा है वो गर्म होके ऊपर की ओर जाएगी भी। कहाँ जाएगी? ऊपर की ओर। ये आपका क्या हो गया? गर्म हवा। यहाँ पे क्या है? गर्म हवा हो गई, क्योंकि ये धरती आपकी गर्म ज्यादा हुई। ये आपका पानी कम गर्म हुआ। यहाँ पे क्या है? आपकी ठंडी हवा भी। क्या है? ठंडी हवा। अब आपको पता है कि गर्म हवा जब ऊपर जाएगी, इसका स्थान लेने के लिए क्या आएगी? ठंडी हवा आएगी। हवा में तो यही होता है ना, गर्म कण अगर ऊपर चले गए तो
ठंडे कण इसके स्थान पर आएंगे तो हवा कहाँ चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर हवा चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर हवा चलेगी। आपको आई बात समझ में? तो वो हवा कैसी आएगी, ठंडी। इसलिए समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें दिन में ठंडी हवा का मजा आता है, उन्हें क्या है, ठंडी हवा का मजा आता है भी। और इसी को क्या बोलते हैं, पवन समीर सॉरी समुंदर समीर बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, समुंदर समीर बोलते हैं जब हवा आपकी दिन में समुंदर से स्थल की ओर चलती है भी। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, समुंदर समीर। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है समुंदर समीर क्या होता है, कि दिन के समय जब आपका धरती आपका स्थल गर्म हो जाता है तो स्थल की हवा गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है और उसका स्थान लेने के लिए समुंदर से हवा स्थल की ओर चलने लगती है, उसको हम समुंदर समीर बोलते हैं। फिर होती है आपकी रात भी। क्या होती है, फिर होती है आपकी रात। क्या होती है, रात भी। ये रात वाला मौसम है भी। ठीक है, अब रात को क्या होगा भाई, रात को, दिन में तो आपकी धरती गर्म थी, समुद्र ठंडा था। अब रात को क्या होगा, धरती आपको पता जल्दी ठंडी होगी, पानी ठंडा होगा, ये धरती क्या होगी आपकी, ठंडी। क्या होगी, ठंडी भी। यहाँ ठंड का मौसम हो गया, क्या हो गया, ठंड का मौसम हो गया। और यहाँ क्या था आपका, गर्म हो गई रात को, क्योंकि आपको पता है कि रात में धरती ज्यादा ठंडी होती, मिट्टी जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अब हवा कहाँ पे है भी, आप कहेंगे सर यहाँ गर्म है, तो यहाँ हवा कहाँ आएगी, समुद्र की तरफ से क्या आएगी, गर्म हवा आएगी और ठंडी इस साइड जाएगी भी। आपको पता है ना कि समुद्र वाली हवा गर्म हो गई, अब की बार तो हवा कहाँ जाएगी, स्थल से आपकी समुद्र की ओर जाएगी भी। क्या जाएगी, स्थल से समुद्र की ओर जाएगी, क्योंकि अब की बार हवा रात को कहाँ की गर्म है, आपकी समुद्र की। क्योंकि गर्म कौन है रात को, समुद्र या स्थल। आप कहेंगे सर यदि हम ठंडा देख रहे हैं ना, तो रात को तो ठंडी होती है चीजें, और ठंडी ज्यादा कौन होगी, सतल होगा, तो रात को सतल ठंडा होगा और जो आपका समुद्र है वो आपका गर्म होगा। और हवा कहाँ जाती है आपकी, ठंडे से गर्म की ओर, तो स्थल से इसकी ओर, तो इसको हम बोलते हैं स्थल समीर। क्या बोलते हैं, स्थल से। समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। स्थल से समुद्र की ओर ठंडी हवा के गमन को स्थल समीर कहते हैं भी। आपको देखना कि ठंडी हवा किस साइड जा रही है, ठंडी हवा से आपको पता चल जाएगा कि वो स्थल समीर है या फिर समुद्र समीर है। एक बार दोबारा देखिए इस चीज को, ताकि आपको समझ में आए भी। पहले मैं बात करता हूं दिन की भी, इसकी बात करता हूं दिन की। ये आपका क्या है, सागर है, समुद्र है मान लीजिए, ये आपका सागर है और ये आपकी धरती है भी। क्या है, धरती है दिन में। अब मुझे बताइए कि दिन में ठंडा कौन सा होगा भी, या गर्म कौन सा होगा। आप कहेंगे सर दिन में धूप निकलेगी ना, तो धरती तो क्या हो जाएगी आपकी, गर्म हो जाएगी। धरती क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और सागर क्या मिलेगा आपका, ठंडा मिलेगा। तो हवा कहाँ चलेगी, ठंडे से गर्म की ओर। ठंडी हवा कहाँ जाएगी, गर्म, क्योंकि गर्म हवा तो क्या होगी, धरती के ऊपर जो हवा होगी ना वो ऊपर उठ जाएगी। ये हवा का रूटीन है भी। धरती की हवा दिन में गर्म हुई, ऊपर उठ गई, और ये सागर वाली हवा इस साइड चलने लगी भी। तो हवा किसकी साइड जा रही है, धरती की साइड। कहां से, सागर की ओर। इसको हम बोलते हैं समुंदर समीर भी। क्या बोलते हैं, समुंदर समीर। कंडीशन क्लियर। अब मैं रात की बात करता हूं भी, किसकी बात करता हूं, रात की। तो रात को जो सागर होगा और धरती भी, अब की बार गर्म कौन होगा, अब की बार कहेंगे सर धरती तो ठंडी हो जाएगी रात को, गर्म सागर होगा, तो सागर वाली किरणें कहाँ जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी। और जो हवा है वो ठंडी कहाँ आएगी, धरती से सागर की ओर आएंगी। और इसको क्या बोलते हैं, हमें सथल समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सथल समीर बोलते हैं। लॉजिक क्लियर। आपको ये देखना कि ठंडी हवा किस साइड से आ रही है, वही समीर का हम नाम दे देंगे भी। क्लियर, दोनों मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया है अभी। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग अनुभव करते हैं कि दिन और रात के समय पवन की दिशा विपरीत हो जाती है, और दिन के समय हवा कहाँ किसकी साइड से आएगी, समुद्र की ओर से
और रात को हवा किस साइड जाएगी, समुद्र की ओर जाएगी। इसलिए दिन और रात के समय हवा की दिशा भी विपरीत हो जाती है। आपसे पूछा जाता है कि समुद्र के जो तट है ना, उसके जो तटीय प्रदेश है, उसमें दिन और रात में हवा की दिशा क्यों बदल जाती है? क्योंकि आपको पता है कि दिन के समय धरती गर्म हो जाती है, तो हवा क्या आएगी, समुद्र की ओर से बहना स्टार्ट होगी, और जब ठंडी होगी तो वो समुद्र की ओर जाना स्टार्ट कर देगी। बात सिंपल है, किसी भी प्रकार अपने शब्दों में इसको लिख देना भी। अब हमारा तीसरा टाइप है विकिरण भी। दो हमने पढ़ लिए हैं भी। एक हमने क्या पढ़ लिया कि चालन पढ़ लिया भी, कि जब कणों के माध्यम से जाए, और दूसरा है आपका संवहन, जब कणों की गति के कारण उष्मा का क्या स्थानांतरण हो, उसको हम बोलते हैं संचरण बोलते हैं। चीजें क्लियर, संचयन बोलते हैं। क्या आपको पता है कि पेमा और पाल जलती हुई आग के पास बैठे हुए थे, उन्हें गर्मी की अनुभूति हुई। अब देखिए अब क्या चीजें हुई। खाना पकाने वाले में आपने देख लिया। मुझे बताइए यहां से भी, जो आपका खाना पक रहा था, इसमें कौन सी विधि यूज हो रही थी? आप कहेंगे सर इसमें से, बर्तन में से पास हो रही है हीट, उष्मा, तो इसके बर्तन के कण तो कहीं नहीं गए ना, यही थे ना। तो इसमें चालन विधि थी भी। कौन सी थी? चालन विधि थी भी। आपको आगे यदि कोई पानी गर्म हो रहा है तो वो आपका क्या है? संवहन विधि है भी। अब हम देखते हैं कि अब वो बच्चे बैठे थे भी, ध्यान से सुनना मेरी बात। आग के पास वो बच्चे बैठे थे, आग जल रही थी। अब क्या बच्चों के कण मूव कर रहे थे? नहीं सर, वो बच्चे बैठे थे, आग और उनका बीच में कोई संपर्क नहीं था, फिर भी उष्मा उन तक पहुंच रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप आग के पास से, आप गर्म चीज के पास से निकलते हैं, तो आपको गर्मी का एहसास क्यों होता है, आपको उष्मा क्यों होती है? यही चीज हमें अब सीखनी है। वो है तीसरा प्रकार की उष्मा 3 प्रकार से संचारित होती है। 2 आपने पढ़ लिए, तीसरा हम विकिरण अब पढ़ने जा रहे हैं अभी। ठीक है। उनके दादाजी बताते कि उष्मा का स्थानांतरण आग जैसी गर्म वस्तु से हमारे शरीर तक सीधा होता है, उसे विकिरण कहा जाता है। सूर्य की उष्मा भी इसी प्रक्रिया द्वारा हम तक पहुंचती है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भी। ये है जब हम बिना किसी कांटेक्ट के भी, कोई कांटेक्ट नहीं है, जो उष्मा का सोर्स है और जहां तक उष्मा पहुंच रही है उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, अगर इस प्रकार से उष्मा का स्थानांतरण हो तो इसको हम बोलते हैं विकिरण माध्यम से भी। तो यही बात इसमें बताई गई है कि विकिरण में उष्मा का जो स्थानांतरण है भी बिना किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सभी वस्तुओं में उष्मा का विकिरण होता है। अपने आपसे देखा होगा कि जब कोई गर्म पात्र आग से दूर हटाकर रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह ठंडा हो जाता है। इसका क्या कारण है? गर्म पात्र अपने आसपास उष्मा को विकिरित करके ठंडा हो जाता है भी। तो इसने कहा कि जब आपने चूल्हे पे कोई चीज रखी थी, गैस स्टोव पर, उसे आपने उतार के साइड में रख दिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? वो ठंडा हो गया। ठंडा कैसे हुआ? आप कहेंगे उसने क्या किया, अपनी जो उष्मा थी विकिरण के माध्यम से उष्मा को छोड़ दिया। मतलब उसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी जरूरत की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसने विकिरण के माध्यम से क्या कर दिया? उष्मा को छोड़ दिया और वो ठंडा हो गया अपने आसपास के वातावरण में। गहन चिंतन। गर्मियों में श्वेत या हल्के रंग के और सफेद, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है भी? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि गर्मियों में हमको कहा जाता है कि हल्के रंग के कपड़े पहनो और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनिए भी। आपको इससे गर्मी में बचाव होगा, ऐसा क्यों? और सर्दियों में आपको गर्मी का एहसास होगा भी। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कहने के उदाहरण जहां हम चालन, संवहन और विकिरण को एक साथ होते हुए देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास भी। आपको चालन में देखना है कि क्या कण एक जगह हैं, दूसरा संवहन में देखना क्या कणों की गति हो रही है, और विकिरण में आपको देखना है क्या जो चीज गर्म हो रही है और जो चीज ठंडी हो रही है उनके बीच में कोई कांटेक्ट है या नहीं। सूर्य से हम गर्म हो रहे हैं, क्या सूर्य और हमारे बीच कोई कांटेक्ट है? आप कहेंगे सर कोई कांटेक्ट नहीं है। तो कौन सी विधि है? संवहन विधि। आप आग के पास बैठे हैं,
आप क्या है, आग के पास बैठे हैं और आप तपत ले रहे हैं, क्या आग और आपके बीच में कोई कांटेक्ट है? आप कहेंगे सर कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी विधि है? तो वो आपकी विकिरण विधि है भी। पानी आप गर्म करें, पानी का एक कण दूसरे कण इस प्रकार ट्रांसफर हो रहे, कौन सी विधि है? संवहन विधि है। चालन विधि, जब आप कोई चम्मच पकड़ते हैं ना, जब आपने गर्म पानी में चम्मच डुबो दी तो ये चम्मच धीरे धीरे गर्म होनी है, आपके हाथ तक गर्म हो जाएगी। ये कौन सी विधि है? चालन, क्योंकि चम्मच के कण आपके वहीं तक रहे भी। क्लियर है बात? अब मैं एक बार वो और बात बताता हूँ आपको, गर्मियों में हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं भी? गर्मियों में कैसे? हल्के रंग के भी। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो हल्का रंग है ना, वो ऊर्जा का कम अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा का कम अवशोषण करते, विकिरण वो कर देते हैं, अपनी उष्मा को जल्दी से वो छोड़ देते हैं भी। ठीक है, तो विकिरण उनमें ज्यादा होता है तो आपका शरीर गर्म नहीं होगा, इसलिए हल्के कपड़े पहनते हैं। और सर्दियों में गहरा रंग होता है, वो क्या होता है, उसमें ज्यादा आपका अवशोषित करते हैं और वो विकिरण उसमें इतना ज्यादा नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या है कि जल्दी से आपके ठंडे नहीं होते, वो गर्म रहते, इसलिए आपको सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। और भी बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं, लेकिन मेनली हम जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग हमें आंसर करना होगा। चीजें क्लियर? क्योंकि हल्के कपड़ों, एक तो प्रकाश को जो ऊर्जा है ना, उष्मा सॉरी, उसको ज्यादा अवशोषित वो कर लेंगे आपके गर्म ये सॉरी गहरे रंग के कपड़े। ठीक है, अगर आपसे कोई भी चीज पूछे, देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जो चीज आपको गर्मी में क्या है, गर्मी में बचाएगी भी, क्या बचाएगी? गर्मी से जो भी चीज आपको बचाएगी, मान लो आपको उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो एक लॉजिक याद रखना भी, उसके दो कारण हो सकते हैं भी। क्या कारण हो सकते हैं? दो कारण हो सकते हैं, या तो वो क्या है, उष्मा की कुचालक भी, उष्मा की क्या है, कुचालक, और या फिर वो क्या है कि उष्मा को क्या कर देती है, विकीर्ण कर देती है। उष्मा का क्या कर देती है, विकीर्ण कर देती है, उसको अवशोषित नहीं करती। ये दो ही कारण हो सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था हल्के रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वे उष्मा का विकीर्ण कर देती है, उष्मा को अवशोषित नहीं करती भी। ठीक है, आइए जल को गर्म करने पर विचार की, जैसा चित्र में दर्शाया, ये उन विधियों को पहचाने जिनसे पात्र में गर्म जल गर्म होते हैं और हम लो के और गर्म पात्र के आसपास गर्मी का अनुभव करते हैं। उष्मा लो से पात्र तक चालन द्वारा स्थानांतरित होती है भी। उसके बाद पात्र में, ये देखिए ध्यान से भी, अब आप कर रहे हैं इन तीनों विधियों को, आपको देखना है भी। अब तीनों विधियां जिसके कुछ भी समझ में नहीं आया है, या फिर आपके पूरे डाउट, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं भी। अब देखिए ध्यान से, ये आपका गैस है, इसके बीच में कांटेक्ट है भी, पात्र के बीच में। आप कहेंगे सर हाँ सर कांटेक्ट है, गैस का और इसका कांटेक्ट है आपका। ठीक है, आप ऐसे गर्म नहीं कर सकते, कांटेक्ट है। तो ये पात्र गर्म कैसे हो रहा है कि सर, आप कहेंगे डायरेक्ट कॉन्ट्र, इसका एक कण फिर दूसरा कण तीसरा कण इस प्रकार से गर्म होता हुआ ये गर्म होगा। तो ये बताइए मुझे, क्या पात्र के कण मूव कर रहे हैं? आप कहेंगे सर पात्र के कण मूव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। पात्र के कण सॉरी, पात्र के कण मूव नहीं कर रहे, बिल्कुल एक ही जगह है। तो ये कौन सा है? चालन भी। कौन सी विधि है? चालन। अब अंदर पानी है, अंदर क्या है? पानी है। पानी के कण कैसे होते हैं सर? वो गर्म होने वाला कण ऊपर चला जाएगा, जो ठंडा हो वो नीचे आ जाएगा। तो कणों की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, कणों की गति के कारण जब उष्मा का स्थानांतरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन विधि बोलते हैं। अब आप खड़े हैं इसके पास, आपको भी गर्मी लग रही है इस आग की, आपको गर्मी लग रही, तपत महसूस हो रही है। तो क्या बताइए, आपके और आग के बीच में कोई कांटेक्ट है? आप कहेंगे सर कोई कांटेक्ट नहीं बीच में, तो हमारा बिल्कुल खाली जगह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी विधि है? विकिरण विधि है भी। कौन सी विधि है? विकिरण विधि है भी। चीजें क्लियर आपको? कोई डाउट नहीं? तीनों विधियां हो गई एक ही जगह। अब तक हमने जो सीखा उसको लिखित फॉर्म में बता रखा है अभी।
चालन विधि में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए एक कण अपने संपर्क में आने वाले दूसरे कण को ऊष्मा स्थानांतरित करता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती है। इस कण में स्वयं अपनी स्थिति से नहीं हटते, मतलब चालन प्रक्रिया में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो एक कण से दूसरे कण तक ऊष्मा को, एक कण है वो दूसरे कण को ऊष्मा देता है लेकिन स्वयं अपने स्थान पर रहता है। ये आपका चालन क्या है? आपका चालन। आपको आगे बात समझ में? एक कण अपनी जगह पे रहता है और वो क्या करता है, जैसे आप लाइन में खड़े हैं, अभी आपको पेन देना, सभी बच्चों को पेन बांटना है, तो आप लाइन में वही खड़े, टीचर कहता है कि एक सीट अपने पीछे वाले को देता चलो भी, आप अपनी जगह पे रहे, टीचर सीट बांट रहा, पीछे आप दे रहे हैं। वो कौन सी विधि है? चालन विधि है। कौन सी विधि है? चालन विधि है। यदि टीचर कहे एक एक करके आते लेते जाओ भी, पहला बच्चा खड़ा हुआ, वो सीट लीजिए और वो पीछे जाके बैठ गया, फिर आगे वाला आया तो वो अपनी जगह बदल रहे ना, तो ये कौन सी विधि है? ये आपकी समवयन विधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समवयन विधि कहलाएगी। और टीचर ऐसे फेंक के मार दे तो वो कौन सी कहलाएगी? आपकी विकिरण विधि कहलाएगी। समवयन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण होता है। यही अंतर बच्चे बार बार इसमें गलती करते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि जो आपकी चालन विधि है उसमें कण एक जगह रहते हैं और जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो एक कण से दूसरे कण में होता है, जबकि समवयन विधि में जो आपका ऊष्मा का स्थानांतरण है वो कणों की वास्तविक गति के कारण होता है। ध्यान दीजिए कि चालन और समवयन के लिए माध्यम अवश्य ही उपस्थित होना चाहिए। इसमें आपको माध्यम होना चाहिए कोई ना कोई भी, जिसके कण ऊष्मा के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। विकिरण विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती, इसके स्थानांतरण में किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना माध्यम के होता है। भी आपसे पूछे चाय ठंडी हो गई, कौन सा था? भी आप कहेंगे सर चाय ठंडी हो गई तो कोई माध्यम तो नहीं था चाय को ठंडा करने के लिए, तो आपका ये विकिरण विधि हो गया। अभी कप गर्म हुआ है, चाय का स्टील का कप था, चाय का स्टील का कप गर्म हो गया, आपने बताया कि स्टील के कण एक जगह रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, तो कौन सी विधि है? आप कहेंगे सर ये तो आपकी चालन विधि है। भी अब ये देखिए, आपको बता दूं, हिमालय के ऊंचाई कितना टाइम हो गया आपका? टाइम तो काफी हो चुका, कितना लेक्चर और बाकी है? चलो जल चक्कर हम अगले उसमें पढ़ लेंगे, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं एक बार। ये रोचक तथ्य देखते हैं आपको। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सर्दियों में कमरों को गर्म करने के लिए बुखारी नामक एक पारंपरिक हीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें लोहे का एक चूल्हा होता है, ये लोहे का एक आपका चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी या कोयला जलाया जाता है। इसको बुखारी, ये क्या है? एक हीटर है, ध्यान रखना, नाम आपसे पूछ सकता है। जिसमें धुआं बाहर निकलता है। साथ ही बुखारी का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसका ऊपरी भाग समतल स्टोव पात्रों को रखने के लिए उपयोग में किया जाता है। बुखारी द्वारा खाने पकाने और कमरे को गर्म रखने में ऊष्मा स्थानांतरण के सभी तीनों प्रक्रम शामिल हैं। भी यहाँ पे देखिए, भी ये है आपका बुखारी। भी तो जो बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें यूज किया जाता है। यहाँ आप सेकने के लिए भी, यहाँ आप बैठ जाएंगे इस प्रकार, हाथ से आपको गर्म होगा तो ये विकिरण के माध्यम से आपका हो जाएगा। ये जो गर्म हो रहा, खाना पक रहा, केतली गर्म हो रही है, ये किसके कारण हो रहा है? ये आपका चालन विधि से हो रहा है। और चालन के अंदर जो खाना आपका पक रहा है, जो आपका पानी गर्म हो रहा है, वो कौन सी विधि है? वो आपकी समवयन विधि हो रही है। भी चीजें क्लियर? अब है कि आपने पृथ्वी पर ऊष्मा का जो स्रोत है, प्रकाश का जो स्रोत है, वो आपका सूर्य है। भी आपने घर पर अपने माता पिताजी को रस्सी पर कपड़े सुखाते हुए देखा होगा। गीले कपड़े तेज धूप वाले दिन जल्दी सूख जाते, क्योंकि सूर्य आने वाली ऊष्मा कपड़ों में निहित जल को अधिक तीव्रता से वाष्पित कर देती है। अतः सूर्य से प्राप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, चाहे वह रस्सी पर सूख रहे कपड़े हो, महासागरों और झीलों जैसे जल निकाय से। इससे अधिक विस्तार से समझने के लिए आइए जल चक्कर की परिघटना को देखें। भी तो इसने कहा कि जब तेज धूप होती है ना, तो कपड़े ज्यादा क्या हो जाते हैं? जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि जो उसमें पानी का जो वाष्पन है वो जल्दी जल्दी होगा, पानी जल्दी वाष्प बन के उड़ जाएगा, इसलिए जल्दी सूखते हैं। लेकिन यदि हवा भी चल रही हो ना तेज, तो भी क्या होगा कि कपड़े जल्दी सूखेंगे। भी अब एक चीज समझ लीजिए, लास्ट में जाते जाते, टॉपिक बड़ा काम का है, आपसे
क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ये कपड़ा सूख रहा है और ये कपड़ा सूख रहा है, ध्यान से, दोनों बराबर कपड़े बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हमने सुखा दिए, लेकिन इसके सामने हमने पंखा चला दिया, फराटा जिसको बोलते हैं आप भी, ऐसा कूलर, पानी नहीं डाल रखा, इसके सामने चला दिया, इस पे हवा लग रही है, धूप दोनों पे सेम है, कौन कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा? कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये कपड़ा पहले सूखेगा, क्योंकि इसको तो क्या लग रही है, हवा लग रही है, ये नहीं सूखेगा भी। यदि हवा आपकी सूखी है ना, वो क्या करेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से जल वाष्प बनने स्टार्ट होंगे, और जैसे ही आपकी नेचुरल हवा चल रही है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, धूप निकली हुई है, तो ये क्या होगा, जल वाष्प होना स्टार्ट होगा, कपड़ा धीरे धीरे सूखना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ जो हवा चल रही है ना, जैसे ही जल वाष्प बनेगा, वो तुरंत इस जल वाष्प को हटा देगी भी, जल्दी जल्दी हवा, तो क्या करेगी, हवा चलने से कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। बाकायदा है, हवा में नमी नहीं होनी चाहिए, जल वाष्प हवा आपकी आदर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो चलिए आगे वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे हमारा जल चक्कर, और उसी के साथ शायद हमारा ये अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको चीजें कितनी समझ में आई, तो ये आप जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।